गुड मॉर्निंग। तो आज का जो टॉपिक है ये हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर का है और बीए थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पैराग्राफ में काजी फेडरलिज्म एक टॉपिक है। ये पॉलिटिकल साइंस का ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे भारत को समझने के लिए और भारत के पॉलिटिकल साइंस के समझने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है काजी फेडरलिज्म, जिसे हम लोग अर्ध संघवाद भी कह सकते हैं। अर्ध संघवाद भी जिसे हम लोग कह सकते हैं। ये अर्ध संघवाद भारत को क्यों कहा जाता है अर्ध संघवाद? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्ध संघवाद का मतलब क्या है, जिसे हम लोग दूसरे इंग्लिश नाम से भी जान सकते हैं सेमी संघवाद, सेमी फेडरलिज्म। सेमी फेडरलिज्म जिसका मतलब वही काजी फेडरलिज्म और सेमी फेडरलिज्म ये सेम है और इसका मतलब है आधा जो संघवाद है, जिसका काजी का मतलब होता है आधा, समझ लें कि सेमी मतलब अर्ध, ठीक। तो फेडरलिज्म शब्द जो है इसका मेन मतलब ये है कि कोई कंट्री है, वहां का जो गवर्नमेंट है वो यूनिटरी मतलब एकाधिकार रूप से मतलब एक जगह पे शक्ति नहीं रहेगी, मतलब पूरे देश को संचालित एक शक्ति नहीं करेगी, मतलब एक जगह की गवर्नमेंट नहीं करेगी। वहां दो टाइप की गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट लेवल का, स्टेट मतलब यहाँ पे राज्य लेवल की गवर्नमेंट रहेगी, और एक होगी जो वो सेंटर में होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसे हम लोग कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। तो इसे हम लोग जहां पे ये दो तरह का गवर्नमेंट हो, जिस देश में जिस कंट्री में ये सिस्टम हो फेडरलिज्म सिस्टम, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, जिसमें दो प्रकार का कम से कम गवर्नमेंट हो, एक स्टेट और एक विभाजित हो गवर्नमेंट दो भागों में या तो उसे हम लोग फेडरलिज्म भी कह सकते हैं। वहां की गवर्नमेंट को फेडरलिज्म कहेंगे, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को वहां के फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। और अर्ध संघवाद जिसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं, जहां पे राज्य सरकार भी होती है, कुछ काम करती है राज्य के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, कुछ काम इसके अंतर्गत आता है, ठीक। तो अब देखेंगे कि भारत में काजी फेडरलिज्म का क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है, भारत एक काजी या सेमी फेडरलिज्म है, अर्ध संघवाद है। क्योंकि ये भारत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट जैसे समझें, स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट ये है जो, और ये देखेंगे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये यहाँ पे है कि ये है केंद्र सरकार और ये है राज्य सरकार। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कम पावरफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट से। भारत में जो केंद्र सरकार है वो ज्यादा पावरफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इसलिए जो भारत एक तरह से और देखें तो भारत को क्यों काजी फेडरलिज्म कहा जाता है, सेमी फेडरलिज्म कहा जाता है, अर्ध संघवाद क्यों कहा जाता है, एक कारण जो है भारत का जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 जो है वो कहता है कि भारत की पार्लियामेंट, ठीक, या भारत की जो पार्लियामेंट है संसद, वो केंद्र सरकार वो भारत के किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का नाम एंड बाउंड्रीज चेंज कर सकती है। जो बाउंड्रीज है उसे अदल बदल कर सकती है, नाम और बाउंड्रीज उसे अदल बदल कर सकती है, चेंज कर सकती है आर्टिकल 3 के अनुसार। इसलिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्ट्रांग है, ठीक।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्ट्रांग है, और ये डायरेक्ट राष्ट्रपति के संपर्क में ये सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो संसद है, संसद के पास आर्टिकल, एक और तरीके से कहा जा सकता है कि ये फेडरलिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है राज्य सरकार से। यहाँ दो तरह की सरकारें हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के पास जहाँ ज्यादा शक्तियां हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ अर्ध संघवाद कहेंगे, सेमी संघवाद या काजी संघ फेडरलिज्म कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 368 जो है, ठीक, आर्टिकल 368 भी ये हमारे केंद्र सरकार को ही मजबूत करती है, क्योंकि जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बहुत ही बड़ा योगदान होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब ये कि संवैधानिक संशोधन, तो संविधान में कोई संशोधन होता है, ठीक, स्ट्रक्चर को छोड़ के, जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जो मूल स्ट्रक्चर्स हैं उनके, उसको छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक जो संशोधन होगा वो पार्लियामेंट इसके आर्टिकल 368 के अनुसार वो कर सकती है, ठीक। लेकिन फंडामेंटल राइट को छोड़ के, बेसिक स्ट्रक्चर जितने भी हैं छोड़ के उसे कर सकती है। तो जो भारत का फेडरलिज्म है वो हमारे आता है अंतर्गत किसके, वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। फेडरलिज्म जो आता है बेसिक स्ट्रक्चर जो है कैन नॉट बी चेंज, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये भारत के संविधान का ही पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी समझिए कि फंडामेंटल राइट की तरह है, बेसिक स्ट्रक्चर है जो कैन नॉट बी चेंज, तो पार्लियामेंट इसे भी चेंज नहीं कर सकती है। लेकिन जो संविधान में छोटे मोटे एक्ट हैं उसे भी जो चेंज करके, संशोधन करके कोई नया कानून बना सकती है जो पूरे स्टेट को लागू करता है। स्टेट का नाम बदल सकती है, स्टेट के बाउंड्री में भी इंटरफेयर कर सकती है, ठीक। एक हिसाब से देखा जाए तो सेंट्रल यहाँ पे भी स्ट्रांग हो रहा है, ठीक। और जो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो तीसरा पॉइंट हम लोग नोट करेंगे वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, ठीक। तो ये राष्ट्रीय आपात में कब लगाया गया था? 25 जून को 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था, जिसमें सारे राज्य सरकारें भंग कर दी गई थी, ठीक। आर्टिकल 356 में क्या होता है? आर्टिकल 356 में ये होता है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है, वहां गवर्नर शासन स्थापित कर दिया जाता है, गवर्नर का गवर्नमेंट होता है, ठीक। और ये 360 जो है इमरजेंसी, ये सारे इमरजेंसी आर्टिकल हैं, इमरजेंसी आर्टिकल, आपातकालीन अनुच्छेद है ये, ठीक। ये 360, 352, 356, ठीक। तो 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ये हमारे देश में 2019 में लगाया गया था वहां पे। तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे कि क्या मेन मतलब ये है फेडरलिज्म हमारे समझने का। काजी फेडरलिज्म का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ पे अर्ध संपूर्ण रूप से किस बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, बट पावर का स्टेट और राज्य में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे ना हो, जैसे समझ लें कि नॉट इक्वल टू पावर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन, जो शक्ति का बंटवारा है वो राज्य और केंद्र में, स्टेट एंड सेंट्रल में बराबर ना हो, अनइक्वल हो, वो मतलब राज्य के पास या ज्यादा हो जाए या केंद्र के पास, उसे हम लोग काजी फेडरलिज्म कहेंगे, उसे हम लोग सेमी फेडरलिज्म कहेंगे, अर्ध संघवाद कहेंगे। अर्ध संघवाद इसलिए कहेंगे क्योंकि वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ है। तो और हम लोग देखेंगे कि
ये एक लिस्ट बनाई गई है, सूची, ठीक, कौन सा विषय किस, कौन सा आइटम्स, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी क्षेत्र किस में होंगे। तो लगभग देखेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं या आइटम्स हैं, गुड्स हैं, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में है। इस तरह से भी हमारा सेंट्रल भारत का बहुत ही स्ट्रांग है। और पार्लियामेंट नई कानून बनाती है जो पूरे देश में लागू होता है। उस हिसाब से पार्लियामेंट के मेंबर भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर ही होते हैं, ठीक। पार्लियामेंट में जो भी मेंबर हैं लगभग मान लिया जाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होते हैं, ठीक। पार्लियामेंट में लोकसभा है जो, वो लोकसभा संपूर्ण रूप से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, ठीक। तो इसलिए वो एक तरह से वो भी बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक, क्योंकि पार्लियामेंट में बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब ये है कि राज्य परिषद और लोकसभा, तो लोकसभा के जो मेंबर हैं वो मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही मान लीजिए, क्योंकि वही पार्टी रूलिंग करेगी जो मेजॉरिटी में होगी। और मेजॉरिटी में वही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो कोई बिल पारित करेगी तो वो हर राज्य उसको फॉलो करेंगे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और लेकिन स्टेट जो है अपने सिर्फ स्टेट के लिए बना सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य के लिए भी कानून बना सकती है। इसलिए यहाँ पे भारत में केंद्र सरकार बहुत ही स्ट्रांग है राज्य से। तो चीजें देखेंगे हम लोग जो सेंट्रल में है। सेंट्रल स्टेट में हमारा आएगा आपका कृषि, ठीक, कृषि आएगा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कृषि, व्यापार, और जो स्थानीय पुलिस होती है स्टेट पुलिस, पुलिस। पर जो सेंटर में आएगा वो आएगा आपका, सेंट्रल लिस्ट में 3 प्रकार की लिस्ट हैं, सूचियां 3 प्रकार की हैं। एक सेंटर में आएगा डिफेंस, डिफेंस, दूसरा आपका आएगा बैंकिंग, और जो तीसरा आएगा वो आपका आएगा एजुकेशन। नहीं, एजुकेशन नहीं आएगा, एजुकेशन ये समवर्ती सूची में आएगा, कंकरेंट लिस्ट में आएगा। तो ये हम ये 2 प्रकार की देखेंगे, डिफेंस और बैंकिंग, ठीक। डिफेंस और बैंकिंग ये खास तौर पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा। तो इसलिए ये डिफेंस मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम भारत का ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा। पूरा डिफेंस मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सारे सुरक्षा की जो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएंगी। रेलवे, ठीक, रेलवे जो परिवहन, कम्युनिकेशन जिसे हम लोग कहेंगे, कम्युनिकेशन, संवाद, ठीक, वो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। और जो तीसरा लिस्ट है वो तीसरा लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती लिस्ट, समवर्ती लिस्ट सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत हमारा जो आएगा आपका वो आएगा फॉरेस्ट आ जाएगा, फॉरेस्ट, हॉस्पिटल, एजुकेशन, तो जो हमारे 3 प्रकार की सूचियां हैं, ये समझिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस समय लगभग हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले लगभग 97, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो लगभग पहले 97 आइटम्स थे, अब वो लगभग 98 आइटम है। 98 जो क्षेत्र हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। और इसके पास जो है स्टेट के पास, स्टेट के पास फिलहाल अभी हमारे स्टेट के पास जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत ही कम है, ठीक। तो इसलिए हम लोग समझेंगे 61, पहले जो है वो एक 66 था, अब 61 है। स्टेट के पास जो पहले है वो 66 था, अब वो 66 था, अब है 61, ठीक। अभी फिलहाल हम लोग समवर्ती में देखेंगे तो 51 या 54 होगा, 21 और 54, ठीक।
तो ये हम लोग देखेंगे जो कंकरेंट लिस्ट, पहली बात तो समझे हम लोग यूनियन लिस्ट, ठीक, सेंट्रल लिस्ट जिसे हम लोग कहेंगे, स्टेट लिस्ट जिसे हम लोग राज्य सूची कहेंगे, ठीक, केंद्र सूची, और एक है समवर्ती सूची, जिसमें समवर्ती सूची का मतलब है, कंकरेंट लिस्ट का मतलब है जो दोनों एक साथ यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि बस स्टेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब चीजें, हॉस्पिटल्स हैं और फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमारे कंकरेंट लिस्ट में आएगी, जिसका मतलब है दोनों एक साथ यूज करेंगे, एक साझा यूज करेंगे, मतलब दोनों मिलजुल के यूज करेंगे, दोनों का बराबर हक होगा, लेकिन जिस चीज पे विवाद होगा वहां सेंट्रल का ही मान्य होगा, इसलिए सेंट्रल यहाँ मजबूत है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारत एक काजी फेडरलिज्म है, सेमी फेडरलिज्म है, और इस प्रकार से हमारा भारत एक सेमी फेडरलिज्म है, अर्ध संघवाद है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है राज्य गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक। तो क्योंकि भारत का जो पार्लियामेंट है वो हमारे, भारत का पार्लियामेंट जो है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर अधिक होते हैं उसमें, और जो कानून बनता है वो पूरे देश के लिए बनता है, और पूरे देश में वो सारी राज्य गवर्नमेंट भी आती हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी आती हैं, केंद्र गवर्नमेंट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, ठीक। ये सारी सरकारें सारी पूरे भारत के लिए बनाई जाती है, इसलिए हमारा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए हम लोग इसे काजी फेडरलिज्म या सेमी फेडरलिज्म कह सकते हैं, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे काजी फेडरलिज्म का मतलब क्या है। मतलब ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक, शासन चलाने की विधि है, उसमें दो गवर्नमेंट रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। लेकिन जिस कंट्री में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास इक्वल बराबर का पावर न बंटवारा हुआ हो, ठीक, शक्तियों का बंटवारा में पावर बराबर ना हो, उससे हम लोग अर्ध संघवाद कहेंगे, क्योंकि किस अनइक्वल मतलब असमान डिस्ट्रीब्यूशन जो बंटवारा हुआ है वो असमान है पावर का, तो हम लोग उसे अर्ध फेडरलिज्म कहेंगे। क्योंकि संपूर्ण रूप से फेडरलिज्म तब कहा जाएगा जब बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक। भारत जैसे मान लीजिए अगर स्टेट के पास भी कानून बना, इसी तरह बराबर शक्तियां हो सेंट्रल के जैसे संपूर्ण रूप से, तो उस हिसाब से हम लोग काजी फेडरलिज्म नहीं कहेंगे, उसे फेडरलिज्म कहेंगे, संपूर्ण रूप से वो फेडरलिज्म होगा। लेकिन हमारा भारत जो है वो संपूर्ण फेडरलिज्म नहीं है, सेमी फेडरलिज्म है। और आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।